तो चलिए सीधे इस एपिक कहानी में डाइव करते हैं। आज हम एक ऐसी क्रोनोलॉजिकल जर्नी को ट्रेस करेंगे जो शुरू होती है मॉन्स्टर्स से भरी इस दुनिया के बिल्कुल बॉटम रैंक से। सुंग जिनवू की ये स्टोरी ने पूरे एनिमे और मांगा वर्ल्ड में एक अलग ही हाइप क्रिएट कर दी है, लेकिन उनका ये सफ़र इतना आसान नहीं था। इस एक्सप्लेनर में हम जिनवू के उस इंटेंस सफ़र को ब्रेक डाउन करेंगे जहां एक सबसे वीक इंसान दुनिया का सबसे पावरफुल एग्जिस्टेंस बन जाता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ह्यूमैनिटीज वीकेस्ट हंटर, ये अल्फाज संग जिनवू की शुरुआती रियलिटी को परफेक्टली डिफाइन करते हैं। अचानक से डेंजरस गेट्स और टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स से भरी इस दुनिया में कुछ इंसानों को पावर्स मिली जिन्हें हंटर्स कहा गया। इन हंटर्स की रैंक्स स्ट्रिक्टली ई रैंक से लेकर एस रैंक तक फिक्स्ड होती थी, और संग जिनवू वो इनमें बिल्कुल बॉटम पर आते थे। उन्हें लिटरली सबसे कमजोर ई रैंक हंटर माना जाता था। हर कोई उनका मजाक उड़ाता था, और सच कहें तो उस खतरनाक दुनिया में उन्हें बिल्कुल इज्जत नहीं मिलती थी। लेकिन इतनी डिसरिस्पेक्ट और इतनी वीकनेस के बावजूद जिनू रुके नहीं। उनके कुछ कोर मोटिवेशंस और एक इमोशनल एंकर था जिसने उन्हें कभी टूटने नहीं दिया। उन्हें अपनी माँ के हॉस्पिटल बिल्स पे करने थे और अपनी बहन का फ्यूचर सिक्योर करना था। बस यही वो वजह थी। हर नॉर्मल रेड में वो बुरी तरह इंजर्ड होते, लाइफ और डेथ के बिल्कुल एज पर झूलते, लेकिन उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। फिजिकली चाहे वो कितने भी वीक क्यों ना हो, मेंटली वो किसी चट्टान से कम नहीं थे। सेक्शन 1, द डबल डंजन सैक्रिफाइस। इस डबल डंजन का एस्केलेशन सच में बहुत तेजी से हुआ। शुरू में लगता है कि सब नॉर्मल चल रहा है, फिर एग्जैक्टली 15 मिनट बाद एक हिडन और बहुत ही डेंजरस डबल डंजन मिलता है जिसका एटमॉस्फेयर लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला था। 20वें मिनट में अंदर मौजूद एक जायंट गॉड स्टैच्यू अचानक मूव करना शुरू करता है और हंटर्स का ब्रूटल मैसेकर शुरू हो जाता है। पूरा डंजन केओस से भर गया। दीवारों पर एक डेडली रूल लिखा था, वर्शिप गॉड, और जो इस रूल को फॉलो नहीं करता वो तुरंत मारा जाता। डर के इस माहौल में भी जिनवू ने ना सिर्फ उस मिस्टीरियस पजल को सॉल्व किया, बल्कि 30वें मिनट पर सबको बचाने के लिए अपना अल्टीमेट सैक्रिफाइस दे दिया। उन्होंने मौत का सामना बिल्कुल अकेले किया। और ठीक उसी वक्त आता है एक मिरेकुलस मोमेंट। जब वो कंप्लीटली मौत के दरवाजे पर खड़े थे, अचानक एक ग्लोइंग स्क्रीन सामने आती है। उस पर एक आखिरी ऑप्शन लिखा होता है, डू यू वॉन्ट टू बिकम अ प्लेयर। ये एक सिंगल मिस्टीरियस चॉइस थी जिसने ना सिर्फ उनकी जान बचाई, बल्कि उनकी पूरी डेस्टिनी को दोबारा लिख दिया, और जिनवू ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। सेक्शन 2, द अल्टीमेट ग्राइंड मशीन। अब समझने वाली बात यह है कि यह नया सिस्टम बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह का इंटरफेस था। नॉर्मल हंटर्स की दुनिया में पावर्स हमेशा के ये फिक्स्ड होती हैं, यानी एक ई रैंक कभी एस रैंक नहीं बन सकता। लेकिन इस गेम ब्रेकिंग पावर की वजह से अब अकेले जिनवू डेली क्वेस्ट कंप्लीट करके अपनी स्टैट्स बढ़ा सकते थे और लेवल अप कर सकते थे। पूरा का पूरा बैलेंस ऑफ पावर अब सिर्फ उनके हाथों में था। लेकिन ये ग्रोथ कोई मैजिक नहीं थी। ये नतीजा था डेली अपनी फिजिकल लिमिट्स को तोड़ने का। उनका डेली रूटीन सोचिए, रिलेंटलेस पुशअप्स, लंबी रनिंग, कांस्टेंट मॉन्स्टर फाइट्स और एंडलेस लेवलिंग अप। इस ब्रूटल ट्रेनिंग ने एक वीक लड़के को एक एब्सोल्यूट ग्राइंड मशीन में बदल दिया। ये उनकी मेहनत एक आग की तरह थी, क्योंकि वीकनेस का वो दर्द हमेशा उनके जहन में जिंदा था और उन्हें आगे पुश करता था। और उस दिन रात की मेहनत का फाइनल रिजल्ट बिल्कुल साफ दिख रहा था। एक वक्त पर वो वीक स्किनी लड़का जो हमेशा इंजर्ड और डरा हुआ रहता था, अब एक मस्कुलर कोल्ड ऑरा किंग बन चुका था। उनकी शार्प आइज और इस डेंजरस कॉन्फिडेंस ने सच में पूरे एनिमे फैंडम को कंप्लीटली कैप्टिवेट कर लिया। ये फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरीके से एक माइंड ब्लोइंग ट्रांसफॉर्मेशन था। सेक्शन 3, राइज ऑफ शैडो मोनार्क। इस सफर का एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी ये बैटल। कसाका नाम के उस जायंट स्नेक मॉन्स्टर को अकेले डिफीट करना जिनवू की पहली रियल सोलो विक्ट्री थी। इस बैटल को जीतने के ठीक बाद ही कंप्लीटली रियलाइज हो गया था कि अब वो एक मामूली ई रैंक हंटर नहीं रहे। ठीक उसी पल उन्होंने खुद एक्नॉलेज किया कि अब एक नया और बहुत बड़ा सफर शुरू हो चुका है। और फिर एंट्री होती है उस एब्सोल्यूट गेम चेंजिंग एबिलिटी की, द शैडो मोनार्क पावर। ये अल्टीमेट गॉड टियर एबिलिटी उन्हें पावर देती थी कि वो डेड एनिमीज को रेसरेक्ट करके अपनी एक टेरिफाइंग और लॉयल शैडो आर्मी में कन्वर्ट कर सकें। मौत दुश्मनों के लिए एंड नहीं थी, बल्कि इस आर्मी में शामिल होने का सिर्फ एक टिकट थी। सोचिए ये पावर कितनी खतरनाक है। इस शैडो आर्मी के हैवी हिटर्स के नाम ही किसी को डराने के लिए काफी हैं।
एग्रिस जो कि एक रिलेंटलेस नाइट है, बेरू द डेडली एंट किंग जो लिटरली पूरे डिस्ट्रक्शन का दूसरा नाम है, और आयरन एक अनब्रेकेबल जायंट टैंक। ये तसव्वुर करना भी हैरान करता है कि जो शख्स कभी ई रैंक हंटर था, जो छोटी रेड्स में मरते मरते बचता था, वह पूरे बैटलफील्ड को बिल्कुल अकेला डोमिनेट कर रहा था। एक अकेले इंसान के पास अब पूरी की पूरी फौज थी। सेक्शन 4 सरपासिंग ऑल इम्पॉसिबल ऑड्स। एक वक्त था जब ह्यूमैनिटी के एस रैंक हंटर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और इनविंसिबल माने जाते थे। लेकिन अब पावर गैप इतना मैसिव हो चुका था कि जिन्वू अकेले ही उन सब पर भारी थे। एस रैंक हंटर्स तो छोड़िए, पूरी की पूरी कंट्रीज और नेशंस उनसे डरने लगे थे। जिन इम्पॉसिबल मॉन्स्टर्स से बाकी सब डरते थे, उन्हें अब अकेला डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। ये क्लियर करता है कि उनका नया पावर लेवल किस लिमिट तक जा चुका था। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज कभी नहीं बदली। इतनी हाइट और इमेंस पावर पर पहुंचने के बाद भी, दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान बनने पर भी, उनका कोर मिशन वही रहा। मकसद सिर्फ पावर इकट्ठा करना नहीं, बल्कि अभी भी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना था। ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद बनने के बाद भी लड़ाई उसी इमोशन के लिए हो रही थी जिससे उस डबल डंजन से पहले शुरुआत की गई थी। तो इस पूरे सफर के अंत में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सच्ची ताकत उस अचानक मिले मैजिकल सिस्टम से आई, या उस एब्सोल्यूट रिजॉल्व से जहां मौत को सामने देखकर भी गिव अप करने से इनकार कर दिया गया? इस विश्लेषण से एक आखिरी सबक मिलता है कि वीक होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हार मान लेना जरूर एक प्रॉब्लम है। ये एपिक सफर बिल्कुल यही दर्शाता है कि कैसे इम्पॉसिबल ऑड्स को पार करके सच्ची ताकत हासिल की जा सकती है।